भूटान की जवान औरतें आधी रात में मर्दों की गैर मौजूदगी में घोड़े के साथ क्या करती, रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक गांव का रहने वाला था। बचपन से ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसकी वजह से हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मैं अनपढ़ था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी करके हमारा घर चल रहा था। मैं भी अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करने में उनका हाथ बटाया करता था। एक दिन मेरे पिता की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उस वक्त मैं 12 साल का था। पिताजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और पिताजी के इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी। हम लोग तो गरीब थे, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नहीं बच सकेंगे। माँ के पास जितना भी जेवर था सारा बेच दिया और पिताजी के इलाज में वो सारे पैसे लगा दिए। लेकिन आखिरकार पिताजी के इलाज के लिए फिर भी पैसे कम ही पड़ रहे थे। उसके बाद हमने अपना घर भी बेच दिया और पैसे पूरे होने के बाद डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए दे दिए। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी मेरे पिताजी नहीं बच सके। वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। हम लोग किराए के घर में रहने लगे थे। गांव के आस पड़ोसी ही हमारी मदद कर दिया करते थे। पिताजी की मौत को अभी 15 दिन ही गुजरे थे। एक दिन हमने किराए का मकान ले लिया, लेकिन यह नहीं पता था कि उसका किराया किस तरह से दिया जाएगा और हमें इस किराए के घर में आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, जब अचानक मेरी माँ भी सदमे से इस दुनिया से चल बसी। मेरी माँ अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस गरीबी भरी ज़िंदगी को नहीं झेल पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 12 साल की उम्र में ही मैं अनाथ हो गया था। गांव के लोगों ने काफ़ी दिनों तक मुझे खाना पीना दिया, लेकिन गांव में भी सारे लोग गरीब ही थे। कोई मेरी मदद कब तक कर सकता था। एक दिन मैं नौकरी की तलाश में फिर रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद गांव में तो मुझे कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं बेझिझक ही स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मंजिल मुझे कहाँ लेकर जा रही है। ट्रेन में मेरी मुलाकात एक 20 साल के लड़के से हुई। वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम इस ट्रेन में अकेले ही बैठे हो। लेकिन मैं उनको क्या बताता कि मेरे माता पिता दोनों ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए हैं। मैं खामोश खड़ा रहा तो उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने उनको बता दिया कि मैं किस तरह से अनाथ हुआ और किस तरह से मैं नौकरी की तलाश में इधर से उधर फिर रहा हूँ। उस लड़के का नाम विहान था। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे घर में एक नौकर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे घर में नौकरी करना पसंद करोगे? मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने के लिए खाना मिलेगा और यहाँ तक कि रहने के लिए तुम्हें कमरा भी दिया जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर खुश हो गया था, क्योंकि इस दुनिया में मुझ जैसे गरीब को कोई नहीं समझता। मैंने सोच लिया था कि अगर वो मुझे अपने घर में कितना ही घटिया काम भी करवाएंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मेरी मुलाकात अपनी 24 साल की बहन से करवाई, जो कि जवान थी और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उस घर में वो अकेली ही रहती थी। साहब ने बताया कि वो भूटान में नौकरी करते हैं और वहीं पर रहते हैं। उनकी बहन यहाँ इस घर में अकेली रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं इस घर में नौकर बनकर रहूं और उनकी सेवा करूं। मैं साहब की बात को अच्छी तरह से समझ गया था। घर बहुत बड़ा और अच्छा बना हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। मैं उस घर में जाकर बहुत खुश हो गया था। मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक क्वार्टर भी दिया गया था। वहाँ पर मेरे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरा काम घर के सारे काम करना होता था, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। घर में सिर्फ साहब की बहन यानी कि बड़ी मैडम ही रहती थी। साहब की बहन साहब से उम्र में 4 साल बड़ी थी
और वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। अपने कमरे से कभी बाहर निकलती तो सिर्फ किसी के घर आने जाने के लिए ही निकलती थी। घर में उनके बहुत सारे दोस्त भी आया करते थे। उस घर में मुझे सब टाइम का खाना मिलता था। खाना बनाने के लिए भी एक नौकरानी रखी हुई थी जो मुझे भी खाना दिया करती थी। वहाँ पर रहकर मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। काम करने के साथ साथ मुझे दुनिया के सारे आराम भी मिलते थे। साहब हर 3 महीने में मुंबई आ जाते थे और 15-20 दिन यहाँ पर रुकने के बाद फिर से भूटान चले जाते थे। दिन इसी तरह से गुजरते चले गए और देखते ही देखते मैं 20 साल का हो गया था। लेकिन एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई थी कि बड़ी मैडम की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ना तो कभी वो शादी के लिए कहती थी और ना ही कभी साहब ने उनकी शादी का कोई जिक्र किया था। दोनों भाई बहन आपस में अच्छे तरीके से बात भी किया करते थे। साहब भूटान से बहुत सारा पैसा कमा कर लाते थे। सुना था यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। वैसे भूटान के अलावा वो अलग अलग शहरों में भी जाते रहते थे। मेरे साहब बिजनेस के सिलसिले में फ़्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और अब की बार जब से वो गए थे तो 1 हफ्ते से लंदन में रह रहे थे। घर में साहब की बहन यानी कि बड़ी मैडम मौजूद थी। साहब जब भी यहाँ पर आते थे तो अक्सर सुबह को उनके देर से उठने की आदत थी और वो यहाँ पर भी देर से ही उठते थे। इसलिए मैं भी बंगले में सुकून से ही आया करता था। साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। मैं अकेला यहाँ पर सिर्फ बड़ी मैडम के साथ रहता था। साहब को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि मैंने बड़ी मैडम का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। साहब का मुझे इस घर में रखने का सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि मैं घर में रहकर बड़ी मैडम की देखभाल करता रहूं। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मैडम के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए काफ़ी सालों से मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मेरी नौकरी यहाँ पर लगे हुए 8 साल हो गए थे और मुझे इस घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। ना ही कभी मैंने बड़ी मालकिन और साहब को शिकायत का मौका दिया था। साहब को भूटान में रहते रहते भूटान की भाषा बोलने की आदत हो चुकी थी। वो कभी कभी बंगले पर आने के बाद भूटान की भाषा में बात किया करते थे और इस वजह से मुझे भी कुछ वो भाषा समझ आने लगी थी। इतने सालों में साहब ने मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। इसलिए मैं साहब का सबसे बड़ा वफादार नौकर बन चुका था। और जब कुछ महीने पहले साहब भूटान से वापस लौटे तो अकेले नहीं थे। ये सब देखकर हम बड़े हैरान हो गए थे। बल्कि उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नी भी आई थी। साहब ने मुझे बताया कि आज से वो इस घर की मालकिन हैं क्योंकि साहब को भूटान में रहते रहते उनसे मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने उनसे शादी कर ली है और अब वो उन्हें यहाँ मुंबई लेकर आ गए। ये खबर ना सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी बल्कि बड़ी मैडम भी हैरान रह गई थी क्योंकि वो उनके इकलौते भाई थे और उनके इकलौते भाई ने उन्हें बिना बताए ही अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। साहब की बड़ी बहन यानी बड़ी मैडम की शादी अभी तक नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने अपनी शादी कर ली थी। ये बात बहुत चौंका देने वाली लग रही थी और इस बात का गुस्सा बड़ी मैडम के चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा था। वो अपनी दुल्हन को घर लेकर आ गए। शुरू में तो बड़ी मैडम ने उनको अपनाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि भूटान की लड़कियां मुंबई की लड़कियों से बहुत अलग होती हैं और भूटान की लड़कियों को पत्नी बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। बड़ी मैडम बहुत पढ़ी लिखी थी इसलिए उन्हें दूसरे शहरों के बारे में बहुत जानकारी थी। उनका कहना था कि भूटान की महिलाओं के तौर तरीके और रंग ढंग हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बिल्कुल गैर की तरह। और फिर साहब की पत्नी के बारे में बड़ी मैडम कुछ नहीं जानती थी कि वो किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन जब उन्होंने अपने इकलौते भाई की मोहब्बत देखी तो वो भी मान गई और फिर धीरे धीरे उसको अपना लिया। लेकिन बड़ी मैडम ने अंदाज़ा लगाया कि मालकिन के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदला था बल्कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल गया हो। मालकिन यहाँ आने के बाद बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक दिन जब सुबह उठकर मेरी आँख खुली
तो मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी और उनको देखते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही थी। दोपहर का और रात का खाना नौकरानी बनाया करती थी, पर पता नहीं मेरी मालकिन को इतनी सुबह उठने की आदत कैसे थी, या फिर रात भर वो सोती ही नहीं थी। मैं जब भी बड़ी मैडम से उनके बारे में बात करता तो वो मुझसे यही कहती कि वो भूटान की औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, उसके तौर तरीके हमसे बहुत अलग हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब के कहने पर मैंने भूटान के जैसा खाना भी पकाना सीख लिया था और भूटान की भाषा भी सीख रहा था, क्योंकि मेरे साहब अक्सर भूटान की भाषा में ही बात किया करते थे। वो चाहते थे कि मालकिन को अपने शहर की याद ना सताए और वो हमारे घर के माहौल में घुल मिल जाए। हमारे घर को भूटान के जैसे माहौल की तरह कर दिया गया था, लेकिन भूटान के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब साहब काम से घर लौटे तो वो खाने के टेबल पर बैठी हुई मेरे मालिक से कहने लगी कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, मैं घोड़े के बिना नहीं रह सकती। मेरे साहब ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि ऐसे जानवरों से मुझे एलर्जी है और घर में किसी भी तरह का जानवर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें एलर्जी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो घर में घोड़ा नहीं ला सकते। उन्होंने मालकिन से कहा कि अगर तुम्हें घोड़ों का इतना ही शौक है तो तुम कभी कभी मेरे दोस्तों के घोड़े से दिल बहला सकती हो। साहब की ऐसी बातें सुनकर मालकिन ने रोना शुरू कर दिया और रोती रोती टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम भूटान की लड़कियां घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी तो आप कितने कितने दिन घर से बाहर ही रहते हो, आपको घोड़ों से कैसे एलर्जी होगी। उसकी देखभाल मैं अच्छे तरीके से करूँगी और ख्याल भी रखूँगी इस बात का, जिसकी वजह से आपको एलर्जी ना हो, लेकिन मुझे तो हर हाल में घोड़ा चाहिए। साहब ने मालकिन को बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जिद पर अड़ी रही और अपनी बात पर ही जोर देती रही। तो ना चाहते हुए भी साहब ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया, घोड़े को घर के पीछे ही बांध कर रखना। मालकिन घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गई थी और घोड़े को देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ गई, जैसे वो घोड़ा नहीं बल्कि उनके लिए बहुत खास चीज़ हो। मुझे भी लगा कि शायद मालकिन को इस घर में अकेलापन महसूस होता है, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो घोड़ों को घर में लाकर अपना दिल बहलाना चाहती है, या फिर शायद भूटान की लड़कियों को घोड़े की आदत होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये भूटान की लड़कियां घोड़े के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए अभी 20 दिन ही हुए थे कि साहब को दोबारा भूटान जाना पड़ा था। मालकिन भी साहब के साथ भूटान जाना चाहती थी, लेकिन साहब का कहना था कि अब तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा ताकि तुम्हें यहाँ का माहौल समझ आ जाए। साहब की बात सुनकर मालकिन रुक गई और घोड़े के साथ टाइम गुजारने लगी थी। मालकिन की आदतें बहुत अलग थी। वो सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती थी और नाश्ते में हर वो चीज़ खाती जिनसे उन्हें ताकत हासिल हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गर्म चीज़ें किसी लड़की को खाते हुए नहीं देखा था। वो रोज़ाना टाइम पर खाना खाती थी और अपनी खूबसूरती का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जबकि साहब घर पर मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन वो हर टाइम अपने ऊपर परफ्यूम लगाए रखती थी। हमेशा घर में टिप टॉप बनकर घूमती थी। उनको अपने नए घोड़े से बहुत लगाव हो चुका था और वो हमेशा उसके साथ अपनी तन्हाई में टाइम गुजारने लगी थी। जब वो घोड़े के साथ बिजी होती थी तब हमें भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं होती थी। साहब को गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। तभी एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी मालकिन घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का आधी रात को इजहार करते हुए वह घोड़े की टांगों के पास बैठी हुई थी। ये सब देखकर मेरी जान निकल गई थी। फिर उसके बाद दोबारा ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद मुझे फिर से घोड़े की अजीब सी आवाज़ आने लगी। जब मैं अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा हुआ था तभी मुझे घोड़े की आवाज़ आई।
तो मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो मैं तबेले की तरफ से लौटा था। घोड़ा अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। फिर अब ना जाने क्यों वो इतनी ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाल रहा था। कुछ देर तक तो मैं अपनी जगह पर ऐसे ही लेटा रहा था, लेकिन मुझे जब लगा कि घोड़े की आवाज़ कुछ नॉर्मल नहीं है बल्कि हमेशा से कुछ अलग है, जैसे उसे बड़ी परेशानी हो रही हो, तो मुझसे नहीं रहा गया। उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं जानवरों के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए इतनी रात को अपना बिस्तर छोड़कर क्वार्टर से बाहर निकला। बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी, शायद उसको भी कोई तकलीफ़ हो रही थी। जैसे ही मैं तबेले के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मेरी मालकिन आज भी घोड़े के साथ बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मुझे बहुत ही शर्म आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन नींद में हो और बिस्तर से उठकर यहाँ पर चली आई हो। मालकिन तो बहुत खूबसूरत थी। उनके काले लंबे बाल कमर पर लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी, जो उस टाइम शायद अपने होश में नहीं थी। मेरी मालकिन के अंदाज में और रात के इस टाइम घोड़े के पास होने वाली बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो घोड़े की कमर पर हाथ फैला रही थी और उसे गले लगा रही थी, घोड़े को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें घोड़े के साथ कोई जज्बाती लगाव हो गया हो। उनका यह अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे खामोश करवाना चाहती है। लेकिन आधी रात को मालकिन ये क्या कर रही थी? आखिर उनको आधी रात का टाइम ही घोड़े के पास आने को क्यों मिलता था? कुछ देर बाद मैंने मालकिन की ऐसी हरकत देखी जिसको देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ने घोड़े की ज़बान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसकी टांगों के पास बैठ गई। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने मालकिन को यही हरकत करते हुए देखा था और आज फिर वो उसकी टांगों के बीच बैठी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली भूटान की मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती है। जो कुछ मैं इन दोनों आँखों से देख रहा था उसके आगे कुछ भी देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और उसके बाद मैं अपनी जगह पर आकर वापस लेट गया। मगर यही सब सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन की वो सारी हरकतें घूम रही थी। जितना कुछ मुझे समझ आ रहा था वो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ? नहीं नहीं, मुझे अपने दिमाग में ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए। मालकिन रात को बड़े छोटे छोटे से कपड़े पहनती थी जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आती थी। मालकिन तो साहब की गैर मौजूदगी में अपने घोड़े के साथ ही। मेरे दिल में बड़े गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। फिलहाल यही सब सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो कुछ देर के लिए रात वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। उसके बाद मैं अपने कामों में बिजी हो गया था। मैंने जब फिर उसके बाद यही सब रोज़ मालकिन को करते हुए देखा तो मैंने सोचा था कि मैं मालकिन का पूरा सच अपनी आंखों से देखूंगा और फिर साहब को इस बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा दिन तक इस बात को छुपाना मेरी वफादारी के ऊपर धब्बा था। फिर अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने कमरे से निकला और धीरे धीरे तबेले के पास पहुंच गया। मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी हुई थी और शायद उसके कान में कुछ कह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था घोड़ा भी मालकिन की बातें समझ रहा था। और फिर घोड़े ने अचानक से मालकिन का मुंह चाटा। मालकिन ने पूरी तरह से घोड़े को मोहब्बत और इजहार से काबू कर लिया था। वो धीरे धीरे उसको सहला रही थी और फिर से उसके कदमों के पास बैठ गई। ये सब देखकर मेरी सांस सीने में अटकने लगी। आगे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आज की रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों की है। आखिर इसलिए मालकिन ने साहब से घोड़े के लिए जिद की थी। बड़ी मैडम ने ठीक ही कहा था कि भूटान की लड़कियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो मुंबई की लड़कियों जैसी नहीं होती। आज बड़ी मैडम की बात का मतलब मुझे समझ आ गया।
मेरी मालकिन ने जो कुछ भी किया था मैंने आज तक नहीं देखा था, इसलिए मैं खामोशी से सब कुछ देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आकर सो गया था और सोते सोते यही सोचने लगा कि मुझे इस बारे में साहब से बात करनी चाहिए या नहीं। मैं बड़ा परेशान हो गया था और सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा था। आखिर मैं क्या करूं और क्या नहीं। अपनी परेशानी मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। साहब के घर वापस आने में अभी 15 दिन बाकी रह गए थे और 15 दिन मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। 2 दिन बाद जब मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ वक्त गुजार कर अपने कमरे में वापस जा रही थी तो उसी टाइम मैं अपने क्वार्टर में वापस जाने के बजाय धीरे धीरे दबे पैर मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से उनके कमरे के अंदर झांकने लगा। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मालकिन ने कमरे में जाकर एक नई हरकत की थी। मेरी मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। तभी उनको आधी रात को सहारा लेना पड़ रहा था। मेरे लिए अब खामोश रहना सही नहीं था। मेरी मालकिन जो घोड़े के साथ कर रही थी, ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उस घर का नमक खाया था। इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मैडम की सेवा में हाजिर हो गया। उन्हें मालकिन के बारे में मैंने सब कुछ सही सही बात बता दी। मेरी बातें सुनकर बड़ी मैडम कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे भाई ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उस लड़की के खिलाफ कुछ भी कहूँगी तो वो कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे साहब की दौलत देखकर उससे शादी की है और वो आज नहीं तो कल तुम्हारे साहब को छोड़कर चली जाएगी। अब देखो मेरे भाई को कभी मेरी शादी की फिक्र नहीं हुई। चुपचाप भूटान में जाकर अपने लिए भूटान से पत्नी लेकर आ गया। वो यहाँ पर नई नई हरकतें कर रही है। भला कोई घोड़े का शौकीन कैसे हो सकता है, और वो भी इतना कि हमेशा सारा का सारा टाइम घोड़े के साथ ही गुजार दे। ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी मैडम की बातें सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका कहना ये था कि अगर वो अपने भाई से कुछ भी कहेगी तो इस तरह से वह अपने भाई से दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके इस दुनिया में माता पिता भी जिंदा नहीं हैं जो उनकी बात को समझ सके। अपने छोटे भाई के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। उनकी बात एकदम ठीक थी, लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था। इसलिए मैं गुजरते दिनों के साथ साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। हर दिन मैं बहुत ही बेचैनी से साहब के घर आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हर रात मेरे कानों में घोड़े की आवाज़ गूंजती रहती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। पर मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही है। शायद भूटान की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। पूरे 15 दिन गुजरने के बाद जब साहब घर वापस आए तो आते ही मालकिन ने उनको गले से लगा लिया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं उन दोनों के पीछे ही खड़ा हुआ था। ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे साहब से यह बात कहनी भी चाहिए या नहीं। अगर साहब ने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो कहीं वह गुस्से से मुझे इस घर से निकाल दे, क्योंकि इस घर के अलावा मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। 12 साल की उम्र से ही मैं यहाँ पर रह रहा था। बस यही सब सोचते हुए मेरी साहब से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और अगर जो कुछ भी मालकिन कर रही थी उन्होंने इस सब का साहब के सामने इकरार नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा। मैं किस तरह अपने साहब के सामने खुद को सही साबित करूँगा, और उनकी पत्नी क्यों इस बात का इकरार कर लेगी। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। साहब को किस तरह से बताऊं कि मालकिन साहब की गैर मौजूदगी में घोड़े के साथ आधी रात में क्या करती हैं। जब साहब आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकले और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगे, जैसा कि वो हमेशा ही करते थे। जब भी वो घर आते थे तो मुझसे अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मुझ पर बहुत भरोसा किया था। मुझे इस टाइम पर ये मौका सही लगा कि मैं साहब को मालकिन की हकीकत बता दूं। साहब मुझ पर भरोसा करते हैं या ना करते,
मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया क्योंकि मैं उस घर का नमक खाता था और उनके साथ कभी भी कुछ गलत होने नहीं दे सकता था। यही सब सोचकर मैंने साहब को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन हर रात घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनते ही साहब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हारी मालकिन को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी। और भला ऐसे करके उसे क्या हासिल होगा? वो तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने साहब के आगे सर झुका लिया और उनसे कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी करना था। बाकी मालकिन क्या करती है और क्यों करती है, ना ही ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है और ना ही मुझे इस बात से कोई मतलब है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मालकिन जो कुछ भी कर रही है शायद उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर साहब शांत हो गए थे और उन्होंने तभी अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें घर में अकेले रहना होगा। मैं अपने साहब की बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए फ़ौरन ही समझ गया कि वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साहब की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि जल्दी घर वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो साहब भी उदास हो गए थे। रात का अंधेरा होने से पहले ही वो घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में बैठ गए थे। जब मैं रात को अपने क्वार्टर में पहुंचा तो साहब को देखकर हैरान रह गया था और फिर जब आधी रात हुई तो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरह से मालकिन घोड़े की टांगों के करीब बैठी हुई थी। साहब को तो ये सब कुछ देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। साहब फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और जब साहब ने गुस्से में मालकिन से सवाल करना शुरू कर दिया तो उनकी बोलती ही बंद हो गई थी। साहब का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया। मालकिन रोने लगी और फिर मालकिन ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे और साहब दोनों के ही होश उड़ गए थे। पहले तो काफ़ी देर तक मालकिन रोती रही। उसके बाद मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वो शादी करके साहब के साथ इस बंगले में आई थी तो सब कुछ उनके लिए यहाँ पर नया नया था। उन्हें यहाँ की रस्म रिवाज के बारे में भी नहीं पता था और ना ही इस शहर की संस्कृति के बारे में पता था और ना ही उनको इस शहर की आदत थी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और साहब भी उन्हें छोड़कर बिजनेस के सिलसिले में अब तो हर महीने ही शहर से जाने लगे थे। साहब उनके साथ कम ही टाइम स्पेंड करते थे। मालकिन ने बताया कि एक दिन बड़ी मैडम ने मालकिन को अपने कमरे में बुला लिया और मालकिन ने उसके बाद साहब की तरफ देखते हुए कहा कि आपकी बहन का कहना है कि आपका पहले भी कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है और अब भी आप जब भी दूसरे शहर जाते हो तो वहाँ पर भी किसी न किसी लड़की को अपना दोस्त बना लेते हो। आपकी बहन मुझे बता रही थी कि अगर मैंने जल्द से जल्द आपको बच्चे की खुशी नहीं दी तो आप मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं और अगर तुमने बच्चे की खुशी जल्दी दे दी तो वो बच्चे आपके पैरों की जंजीर बन जाएंगे और आप कभी भी किसी औरत की तरफ नज़र नहीं उठाओगे। ये सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी और शादी करके यहाँ तुम्हारे शहर में आकर रहने लगी हूँ और अगर ऐसे में तुमने भी मेरे साथ धोखा किया तो मैं बेसहारा हो जाऊँगी। यही सोच सोचकर जब मैं परेशान हुई तो मुझे आपकी बड़ी बहन ने बताया कि उनको बहुत सारे पुराने टोटकों के बारे में पता है जिनको करने के बाद हर पत्नी अपने पति को अपने वश में कर सकती है। उन्होंने मुझे उपाय बताया कि अगर तुम किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी टांगों के बीच के बाल काट कर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया करोगी तो जल्द ही तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब यही था कि मालकिन बड़ी मैडम की बातों में आ गई थी और उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह से करने से वो साहब को अपने काबू में कर लेगी।
और इसी तरह से साहब कभी भी मालकिन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि उन्होंने बड़ी मैडम के कहने पर ही साहब से यह झूठी बातें कही थी कि भूटान की लड़कियां घोड़े के बिना नहीं रह सकती। साहब ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर उन्हें एक घोड़ा खरीद कर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए और मालकिन अपनी ननद की बातों में आकर घोड़े के साथ टाइम गुजारने लगी थी, बल्कि उसकी टांगों के बीच के बालों को काटकर अपने दुपट्टे के पल्लू में भी बांध लिया करती थी, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। बड़ी मैडम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरा क्वार्टर तबेले के पास ही है। मैं जब भी मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते हुए देख लूँगा तो ज़रूर अपने साहब को बता दूँगा। बड़ी मैडम खुद भी हमेशा मालकिन की शिकायत साहब से करती रहती थी। बड़ी मैडम चाहती थी कि वो मालकिन को घर से निकाल दे, लेकिन इस तरह से तो कभी भी मालकिन घर से नहीं निकलने वाली थी। इसलिए उन्होंने ये अजीब खेल खेला था और जिसमें मैं भी उनका शिकार बन गया था। अगर साहब मेरी बातों में आकर मालकिन पर ध्यान नहीं देते तो आज उनके सामने इतनी बड़ी सच्चाई खुलकर नहीं आती। सच पूरी तरह से खुलकर साहब के सामने आ गया और मैं भी शर्मिंदगी से साहब के आगे सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने साहब और मालकिन दोनों से ही माफ़ी मांगी और उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया था, क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बहन थी। साहब ने जब ये सारी बातें बड़ी मैडम से कही तो वह रोने लगी और रो रो कर बताने लगी कि विहान, मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन भूटान से शादी करके अपनी पत्नी को अपने साथ इस घर में लेकर आ जाओगे, बल्कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन की फ़िक्र होनी चाहिए थी। तुम्हारी जवान बड़ी बहन जिसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी, तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुमने खुद शादी कर ली। तुम्हें पता है मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रही हूँ। इस घर में अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे इस घर की जायदाद पर एक मालकिन लेकर आ जाओगे, वो भी दूसरे शहर की। मेरे बहुत अरमान थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल चली जाऊं। उसके बाद मैं अपने भाई के लिए भी लड़की देखूं और उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए सिर्फ इस लड़की की वजह से। इसलिए मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि ये लड़की इस घर से चली जाए और मेरी शादी होने के बाद ही तुम्हारी शादी हो, क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। इसलिए मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी और ये लड़की ही मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ लेकर आने वाली थी। घर में जब बहू आ जाती है तो वो ननद को कुछ नहीं समझती, और फिर जब तुमने ही मेरा ख्याल नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल कैसे कर सकती थी। मुझे पता चल गया था कि अब मेरी इस घर में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने ये सब खेल खेला और तुम्हारी पत्नी को इस घर से निकालने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा कि अगर तुम अपनी पत्नी को घोड़े के साथ ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखोगे तो ज़रूर उसे घर से निकाल दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। साहब ने बड़ी मैडम के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, दीदी, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का सदमा आपके दिल को इतना गहरा पहुँचेगा। मुझे पहले अपनी बहन की फ़िक्र करनी चाहिए थी कि मेरी बड़ी बहन उम्र में मुझसे बड़ी होते हुए भी कुंवारी घर पर बैठी हुई है और मैं उनसे कम उम्र का होते हुए भी शादी करके पत्नी घर लेकर आ गया। मैं जल्द से जल्द किसी अच्छे ख़ानदान में आपका रिश्ता पक्का कर दूंगा और देखना, मैं आपकी शादी खूब धूमधाम से करूंगा। आप अपने ससुराल में हमेशा खुश रहोगी। ये बात सुनकर बड़ी मैडम बहुत खुश हो गई थी और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मैडम का दिल जीत लिया था। साहब ने बड़ी मैडम के लिए शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन लड़के से उनका रिश्ता तय कर दिया था, जिससे जल्द ही उनकी सगाई हो गई और कुछ ही दिन बाद उनकी शादी भी हो गई। बड़ी मैडम अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर औरत सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वो बदले में भी उसे मोहब्बत ही देती है। और ये बात मालकिन ने सच साबित कर दी थी, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता हमेशा दिल से होता है। कहने को तो मैं एक नौकर था, लेकिन वो मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में ही मौजूद है और वो पहले से भी ज़्यादा उससे प्यार करती है।
बड़ी मैडम और मालकिन के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। साहब मालकिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अब मेरी उम्र 24 साल हो गई है। सबका कहना है कि तुम भी अब शादी कर लो और इसी क्वार्टर में अपनी पत्नी लेकर आ जाओ। सारी ज़िंदगी मैं अपने साहब का एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था और उन्होंने मुझे अपने घर में अपनी कमाई खिला पिलाकर बड़ा कर दिया था। जल्द ही मैं भी अपनी शादी कर लूँगा। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।